नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आपके सामने आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, पूरी जानकारी, हर ट्रेंड, हर सेक्टर के से जुड़ी हुई तमाम डिटेल्स रखते हैं। इसके साथ ही खबरों के दम पे कहां एक्शन है वो भी बताते हैं और इस आधार पर आखिर कल के बाजार में किस तरह की रणनीति आपको रखनी है, कहां पर किन सेक्टर को अपने रडार पर रखना है, ये सभी आपके सामने एक्सपर्ट के नजरिए से रखते हैं। यही नहीं, एक बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी इस शो में हम शामिल करते हैं। तो सबसे पहले वो तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप हम तक सवाल भेज सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर सवाल पूछिए, #KKT स्पेस अपना सवाल। और याद रखिए, आप यूट्यूब पर भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल पूछते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि आप स्पष्ट भाषा में अपना सवाल भेजें और नजरिया जरूर बताएं कि आखिर जो भी स्टॉक आप ले रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए, जिसके जरिए आसानी होगी हमारे एक्सपर्ट को आपको जवाब देने में, आपकी शंका का समाधान करने में। चलिए इन सब के बीच में जरा बाजार पर एक निगाह डालते हैं। तो बाजार आज अच्छे नहीं कहे जाएंगे। जी हाँ, ये बाजार जहां पर से कुछ भी ऐसा नहीं था कि बाजार को हैम्पर कर रहा हो, ऐसे माहौल में जब बाजार टूटते हैं तो बाजार से संकेत जो हैं वो थोड़े कमजोर नजर आते हैं। यही हुआ आज। आज देखिए, निफ्टी लगभग 250 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिली और 23,900 के नीचे बंद हुआ इस वक्त निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए, 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहां पर क्लोजिंग में देखने को मिली। 51,150 के करीब बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ऐसे बाजार को बेहतर नहीं कहा जा सकता। जैसा पहला फैक्टर कि किस तरह से बाजार में कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी जिसकी वजह से बाजार पर कोई हैम्पर हो। और लेकिन आप देखिए, आमतौर पर जब बाजार में इंडेक्स स्तर पर एक्शन गायब होता है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नजर आते हैं। अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट अब एग्जॉस्ट हो रहे हैं, अब हम कंप्लीट हो रहे हैं, तो वो भी अब फैक्टर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो, मार्केट ब्रेथ जो है वो बहुत ही खराब। 588 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए और 2000 से ज्यादा शेयर, 2010 संख्या जो थी वो थी लाल निशान वाले शेयरों की। तो बाजार ये वाकई बहुत ही, इनका मूड और माहौल बहुत ही खराब आज देखने को मिला इस बाजार में। और इन सब के बीच में जाहिर सी बात है कि बाजार में रणनीति अहम हो जाती है। निफ्टी 50 गेनर्स की सूची भी देखिए तो एक वक्त पे थोड़ा सा दायरा बड़ा था, लेकिन जब ये दायरा छोटा हुआ तो उसमें ट्रेंट बचा, इन्फोसिस बचा, HCL टेक बचा, सन फार्मा और रिलायंस। यही वो स्टॉक थे जो है जिन्होंने हरे निशान में क्लोजिंग दी। ब्रिटानिया, BEL, NTPC, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, SBI, लाइन से दिग्गज, ब्रिटानिया खपत FMCG क्षेत्र का दिग्गज। BEL देखिए, यहां पर 3.25% से ज्यादा की गिरावट। ऊर्जा क्षेत्र में NTPC पावर एनर्जी में 3.25% की गिरावट। HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स सभी गिरते हुए नजर आए। तो बाजार अच्छे नहीं हैं किसी भी लिहाज से। ऐसे में कल आखिर क्या रणनीति रखनी चाहिए? हाँ, हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ने के लिए खास एक्सपर्ट जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे भी हम इस पर राय लेंगे। लेकिन इस बाजार में अगर हम बाजार के हीट मैप को देखें तो जैसा मैंने बताया कि तमाम स्टॉक्स थे, उसमें सन फार्मा को भी जोड़ लीजिए। इसके अलावा रिलायंस, ICICI बैंक, यही थे जिन्होंने ग्रीन सिग्नल थोड़ा बहुत दिया। लेकिन मार्केट बंद होते होते इनकी भी जो उछाल थी ना, उसमें हल्की मुनाफा वसूली, यानी ये ऊपर से थोड़े हल्के हुए। राजेश जी, न तो बाजार गिरने तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बचा, न तो किसी न्यूज का असर दिखा, न ही इंडेक्स स्तर पर किसी तरह का बहुत बड़ा एक्शन। और तो और 24,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसे भी तोड़ दिया। 23,900 के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी और बैंक निफ्टी की तो लगातार ही दबाव में था, उसके दबाव के तो क्या ही कहने। बताइए, ऐसे बाजार में अब क्या रणनीति, कहां कल नजर रखी जाए? नमस्कार प्रशांत जी। डेफिनेटली माहौल जो है वो काफी खराब है। कोई भी जो इन बिटवीन बाउंस आ रहा है तो वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एंड हम अगर देखें तो बैंकिंग स्पेस जो एक सहारा के जैसा होल्ड कर रहा था मार्केट को,
तो उसमें ही आज मेजर वीकनेस था, जिसकी वजह से निफ्टी ने जो अपने अहम स्तर थे 24,000 के, तो वो भी ब्रेक कर दिया है। तो रणनीति यही होनी चाहिए कि जब तक कोई मेजर रिवर्सल ना नहीं मिले तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। अभी जो पहले जो एक सपोर्ट था 24,000 का, तो वो अभी एक रेजिस्टेंस के जैसा ऐड करेगा। एंड लास्ट वीक जो सपोर्ट था 23,800 के आसपास, तो वो एक सपोर्ट हम कल के सत्र में हम रिटेस्ट करते हुए देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट की सपोर्ट होगा वो होगा 23,550 23,600 के रेंज में, जहाँ पे 200 डीएम है। तो वो एक लेवल जो है ओपन हो गया है आज के सेलिंग के बाद, एंड अभी भी सेल ऑन राइज की ही रणनीति रखनी चाहिए। तो सेल ऑन राइज की रणनीति इस बाजार में आपको रखनी होगी। एक चीज और समझना चाहेंगे राजेश जी, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो शायद क्वालिटी स्टॉक्स में भी अभी अपनी पोजीशन रखे होंगे, उनके लिए क्या राय होगी इस बाजार में? देखिए, अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो मोमेंटम डेफिनेटली नेगेटिव है, बट ये एक मौका है लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए कि जो अच्छे काउंटर्स है जिनमें अच्छे रिजल्ट्स आए हैं या फिर अपने अच्छे लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे आए हैं, तो इन स्टॉक्स में स्टैगर्ड मैनर बाय करने की ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 200 डीएमए 23,550 23,600 के आसपास है। तो यहाँ तक अगर कोई डिप आता है तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा स्टैगर्ड मैनर में बाय करने के लिए। नेक्स्ट अगर मंथ में देखें तो दिसंबर से जनरली मार्केट जो है रिवर्स होने की कोशिश करता है, तो नेक्स्ट फर्दर कोई भी डिप आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टैगर्ड मैनर में अच्छे खासे काउंटर्स में होगी। ठीक है, तो ये है रणनीति लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिहाज से। चलिए फटाफट से आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। सवाल यूट्यूब पर जो हमारे पास आए हैं उसमें ओम यादव का सवाल सबसे पहले लेते हैं। रिलायंस इन्होंने खरीदा हुआ है, 1330 की इनकी बाइंग है, 200 शेयर इनके पास हैं, शॉर्ट टर्म का नजरिया चाहते हैं। राजेश बताएं रिलायंस पे राय क्या? देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो मोमेंटम अभी भी नेगेटिव ही है, कोई मेजर ऐसे आउट परफॉर्मेंस साइंस नहीं दिखा रहा है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर मुझे पूछोगे तो वीकनेस ही लग रहा है, बट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मुझे पूछोगे तो अगर कोई फर्दर डिप अगर दिखाई देती है टुवर्ड्स 1230 या 1225, तो वहां पे वापस वो एवरेज या ऐड कर सकते हैं। अभी इन लेवल्स पे इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म नेगेटिव है, तो इसमें कोई मेजर ट्रैक्शन या आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मनोज कुमार का सवाल लेते हैं। सिंजिन पर राय जानना चाहते हैं। 888 888 की इनकी खरीद है और फिलहाल जो है वो यहाँ पर हल्के मुनाफे में है। इस बाजार में भी शॉर्ट टर्म, मिड टू लॉन्ग टर्म दोनों नजरिया चाहते हैं। राजेश देखिए, सिंजिन का ओवरऑल अगर आप वीकली चार्ट देखें तो एक काफी अच्छे अप ट्रेंड में है, और लॉन्ग टर्म चार्ट्स में 850 के ऊपर एक काफी अच्छा एक बड़े टारगेट्स के लिए ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। स्टॉक में देखोगे तो कोई भी डिप आ रहा है तो डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी रही है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मार्केट सेंटिमेंट्स के साथ थोड़े से विपसॉस आपको देखने को मिल सकता है, बट हाई टाइम फ्रेम में डेफिनेटली होल्ड रख सकता है। यहाँ से स्टॉक जो है 4 डिजिट्स मतलब 1000 लेवल्स तक भी जा सकते हैं, तो डेफिनेटली बने रही है। इनफैक्ट कोई भी डिप आता है तो डिप में ऐड भी कर सकते हैं। 850 के आसपास स्टॉक में काफी अच्छा बेस बन चुका है। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह सिंजिन में भी आपको मिलती हुई। शहजादा है हमारे एक दर्शक, इन्होंने टाटा मोटर्स पे राय जानना चाहिए। 850 के आसपास इनकी खरीद है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नजरिया जानना चाहते हैं। देखिए, कल के सत्र में हमने देखा था कि टाटा मोटर्स में एक रिजल्ट के बाद एक बाउंस आया था, बट वो बाउंस को सस्टेन नहीं किया, एंड आज वापस एक फर्दर सेल ऑफ हमें देखने को मिला है। अगर आप इसका शॉर्ट टर्म देखें तो डेफिनेटली नेगेटिव ही है। इनफैक्ट ऑटो स्पेस एक मतलब काफी मेजर वीकनेस में चल रहा है, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो नेगेटिव ही है। बट अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो कहीं ना कहीं ये काफी अच्छा करेक्ट हो गया है। एक काफी एक फ्रंट लाइन काउंटर है कि सपोर्ट्स पे आ रहा है, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो नेगेटिव है। बट अगर डिप्स में अगर देखें कोई डिप आता है टुवर्ड्स 750 760, तो वहां पे काफी अच्छे एवरेजेस और रिट्रेसमेंट लेवल्स है, तो वहां पे वापस वो ऐड कर सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव।
ठीक है, तो ये खास रणनीति आपको टाटा मोटर्स पर मिलती हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा पे हमारे अगले दर्शक का सवाल है, इनका नाम है उमेश। उमेश ने पूछा है कि इन्होंने बाइंग जो की है वो थोड़े ऊपरी स्तरों पर की है, 280 की इनकी खरीदारी है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे। राजेश, बैंक ऑफ बड़ौदा पे लॉन्ग टर्म का नज़रिया दीजिए और ये भी बताइए क्या इन स्तरों पर भी एंट्री की गुंजाइश बन रही है, क्योंकि शुरुआत में आप बोल रहे थे कि जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अहम रणनीति हो सकती है ये ऐसा बाजार। देखिए, पीएसयू बैंक्स में अब जो व्यू है वो पॉजिटिव है। आज के सत्र में डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट जिस तरीके से लास्ट 2 वीक में पीएसयू बैंक्स में रिजल्ट आए हैं या फिर जो परफॉर्मेंस देखी है, तो एक्सपेक्ट करा कि पीएसयू बैंक्स में कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल चुका है। एंड अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो लास्ट 1-2 वीक से बैंक पीएसयू बैंक्स में ज्यादा करेक्शन हुआ नहीं है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, ये हमारे टॉप पिक्स में है। एंड मैं सलाह दूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा में भी इन लेवल्स पे या थोड़ा सा डिप आता है मार्केट के वीकनेस की वजह से, तो अराउंड 245-240 के रेंज में वापस ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी लग रहा है कि स्टॉक कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो चुका है। एंड मार्केट में जब स्ट्रेंथ वापस आती है, जब मार्केट अपने सपोर्ट्स पे होल्ड करता है, तो ये स्टॉक में दमकम है कि 275-280 लेवल्स आ सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड रखिए, डिप्स में ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह, आपके स्तर तक आने की उम्मीद है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और इसके साथ ही अगर आप इसमें और क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो 245-46 के स्तर पे अगर डिप मिलता है तो वहां पर आप क्वांटिटी ऐड कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल लेते हैं अंकित शर्मा का। एक्साइड इंडस्ट्रीज पर राय जानना चाहते हैं। 530 यानी 530 की इनकी बाइंग है, अच्छा खासा नुकसान यहां पर झेलते हुए। बताइए राजेश, एक्साइड इंडस्ट्रीज 530 की बाइंग, 200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 19,500 से ज्यादा का नुकसान झेल रहे हैं। देखिए, कुछ काउंटर्स जो है आप अगर देखेंगे मार्केट के साथ करेक्ट हुआ है और कुछ काउंटर मार्केट करेक्शन के पहले से स्टार्ट हुआ है। तो एक्साइड उनमें से एक काउंटर है जहाँ पे पहले से ही करेक्शन स्टार्ट हुई है, तो डेफिनेटली एक अंडर परफॉर्मेंस है। एंड शॉर्ट टर्म में भी अगर आप देखें तो फर्दर वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है, पॉसिबली 410-400 लेवल्स भी रिटेस्ट कर सकते हैं। अभी इंडिकेटर्स आप अगर देखेंगे तो थोड़े से ओवर सोल्ड है, तो मैं सलाह दूंगा कि कोई भी बाउंस आता है वापस 450-455 के आसपास, तो वहां पे एग्जिट कीजिए और कोई भी मेजर कोई अच्छा फ्रंटलाइन काउंटर्स में एंटर कीजिए। अभी मार्केट ऐसा नहीं कि मिड कैप स्मॉल कैप में रिटर्न्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे फ्रंटलाइन काउंटर्स में फोकस करना होगा। तो बाउंस में एग्जिट कीजिए, फ्रंटलाइन स्पेस में स्विच कीजिए। ठीक है, तो ये है राय आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज पर मिलती हुई। गौरी सिंह का सवाल लेते हैं, जोमेटो पे राय जानना चाहती हैं। 252 के भाव पे इन्होंने जोमेटो में एंट्री की हुई है और इनके भाव से ऊपर ही है। स्टॉक का अच्छे स्तरों पर खरीदारी का यही फायदा है। जोमेटो पे क्या नजरिया बन रहा है आपका राजेश? इस ऐसे बाजार में भी जो है वो थोड़े बेहतर संकेत नजर आते हुए जोमेटो से, फिर भी चूंकि इनकी बाइंग 252 की है, तो क्या रणनीति लेकर आगे चलें? देखिए, हाल फिलहाल की बाइंग है और शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो कोई मेजर व्यू नहीं बन के आ रहा है, बट स्टॉक के लिए 240 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। एंड वहां से ही ये रिवर्सल हुआ है, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं, बट अगर बड़े अवधि के हिसाब से अगर बाई किया है तो 240 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ से स्टॉक जो है अपवर्ड मोमेंटम में 285-290 लेवल्स भी जा सकता है, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बट हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं। चलिए, इतने ही सवालों को हम आज चर्चा में शामिल कर पाएंगे और अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। राजेश, हमें बताइए फंडामेंटल लिहाज से आप कहां मौके देख रहे हैं? कोई अपनी पिक बताइए जो आने वाले वक्त में जहां इन्वेस्टर्स नजर रखें। देखिए, मैं एक ही कॉल दे रहा हूँ आज, वो है सेल का। मार्केट काफी चॉपी है, तो ज्यादा कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। वेदांता यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो गया है, ओवरऑल काफी अच्छा बेस बन रहा था, बट उस ब्रेक को वेदांता ने ब्रेक किया है। एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से भी फर्दर वीकनेस वेदांता में देखने को मिल सकता है। 444 के आसपास की क्लोजिंग है,
455 का स्टॉप लॉस रखिए। वेदांता में एक फर्दर डिप देखने को मिल सकता है नेक्स्ट फ्यू सेशंस में, जहाँ पे 427 के जो है नीचे के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर फंडामेंटल या स्ट्रॉन्ग सेक्टर के हिसाब से बात करूं तो आईटी स्पेस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, तो आईटी स्पेस में फोकस कर सकते हैं। टेक महिंद्रा, विप्रो, ये कुछ टॉप काउंटर्स है जहाँ पे फोकस रख सकते हैं। वेदांता में आपने शॉर्ट की सलाह दी है ना? वेदांता में शॉर्ट की सलाह दी है। ठीक है, ठीक है। वेदांता आपको बता दें, एक बार फिर नोट कर लीजिए, वेदांता में शॉर्ट की सलाह, टेक महिंद्रा और इसके साथ ही नहीं, बाय नहीं, शॉर्ट की, सेल की सलाह। जी हाँ, जी हाँ। चलिए, तो ये है, और बाकी आईटी काउंटर्स पर नजर रखिए। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ खास सेगमेंट भी आपके लिए लेकर आते हैं। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी ने अपनी नई किताब और बाजार के आउटलुक पर हमारे संवाददाता अनुराग शाह से खास बातचीत की। आइए वो बातचीत सुनवाते हैं। तो हमारी जो नई किताब आई है, बेस्ट सेलिंग किताब आई है बिहोल्ड द लेवायथन, उसमें हमने चैप्टर 5 में क्या समझाया है कि एक नई एलीट इंडिया में खड़ी हो गई है, राइट। ये लोग IIT IIM में पढ़ाई लिखाई नहीं किए, ये विदेश में पढ़ाई लिखाई नहीं किए, ये लोकल कॉलेज के ग्रेजुएट्स हैं, पर इनके पास बिजनेस चलाने की क्षमता है, टेक्नोलॉजी समझने की क्षमता है और बड़े कंपनी, बड़े टीम को बना के ये मैनेज कर सकते हैं। तो भारत सरकार का अगर हम इनकम टैक्स डेटा देखें, इनकम टैक्स डेटा में दिख रहा है कि करीबन 2,20,000 फैमिली ऐसे हैं जिनके साल में 1 करोड़ की मिनिमम कमाई है। यही संख्या, अगर यही आंकड़ा देखें 10 साल पहले, यही आंकड़ा जो आज 2,20,000 है, ये 10 साल पहले केवल 40,000 था। तो करीबन 6 गुना छलांग मारी है इस आंकड़े ने। ये इस प्रकार के फैमिली, इनको हम ऑक्टोपस फैमिली बोलते हैं, ये लोग छोटा बिजनेस भी चलाते हैं, गाड़ी की डीलरशिप भी चलाते हैं, लोकल पॉलिटिक्स में भी ये लोग इन्वॉल्व हैं, कोल्ड स्टोरेज भी इन्हीं का होता है, स्कूल भी इन्हीं का होता है। यही लोग इंडिया के आज राजा बन गए। इनके कंजम्पशन में, इनके खर्चे में कोई त्रुटि नहीं है। ये दबा के खर्चा कर रहे हैं लग्जरी गुड्स पे, लग्जरी गाड़ियों पे, शादियों पे, ज्वेलरी पे, और वहां पे हमारा जो निवेश है लग्जरी आइटम्स में, वहां पे कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही। जहां पे मेरे ख्याल से इंडिया में प्रॉब्लम खड़ा हो गया है कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की नौकरी के ऊपर बेहद स्ट्रेस आ गया है, क्योंकि ऑफिस में ऑटोमेशन आ रहा है, AI आ रही है, फैक्ट्री में रोबोट्स और ऑटोमेशन आ रही है। तो मिडिल क्लास का जो रूटीन जॉब था, फैक्ट्री वर्कर का, सेक्रेटेरियल जॉब, क्लरिकल जॉब, वो आइदर कंपनी हटा दे रही है जॉब, या मिडिल क्लास के तनख्वाह पे, उसके कमाई पे जबरदस्त प्रेशर डाल रही है। तो इससे नतीजा क्या हो रहा है, मिडिल क्लास कंजम्पशन के आइटम जैसे कि एंट्री लेवल गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, FMCG, वहां पे भयंकर दबाव दिख रहा है। रिजल्ट सीजन में भी दिख रहा है। मेरे ख्याल से ये सिलसिला अभी कुछ क्वार्टर तक बरकरार रहेगा, जब तक मिडिल क्लास जॉब क्रिएशन साइकिल, IT की जॉब क्रिएशन साइकिल, फैक्ट्री की जॉब क्रिएशन साइकिल फिर से तगड़ी नहीं बनती। सर, इसके अलावा एक और जो फिनोमिना जो डेटा के जरिए आपने बताया गया है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है म्यूचुअल फंड के अंदर, बैंक अकाउंट जो में पैसा है महिलाएं ज्यादा रखने लगी। तो क्या माने कि अब जो नया साइकिल शुरू हुआ है, जो हमने कोरिया और US में देखा था 1980 के दशक में, वो भारत में भी रहेगा? इसके अलावा जो 7 दक्षिण भारत के राज्य है, सदर्न स्टेट्स हैं, वो करीब 1/4 उनकी लगभग पॉपुलेशन है, लेकिन GDP में हिस्सा 50% तक उनका है, टैक्सेस के अंदर 50% तक हिस्सा है, निवेश भी वहां पे ज्यादा आ रहा है। तो ये इम्प्लीकेशन जो है आगे चल के भारत को किस तरह से देखना होगा? तो देखिए, इस किताब के चैप्टर 4 में, किताब का सब टाइटल बाय द वे है द अनयूजुअल राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया। अनयूजुअल क्यों? बिकॉज महिलाओं का रोल इसमें अहम रहा है। काफी लोगों को ये शायद उम्मीद नहीं थी कि महिलाओं का रोल इतना भारी रहेगा मॉडर्न इंडिया के राइज में, बट डेटा दिखाता है कि महिलाओं का रोल जबरदस्त रहा है। तो चैप्टर 4 में हमने क्या समझा है कि एडुकेशन लैडर के हर एक कदम पे, प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, लड़कियों की संख्या अब लड़कों से ज्यादा है। पास रेट लड़कियों का लड़कों से कई ज्यादा है, राइट। तो ज्यादा लड़कियां पढ़ाई कर रही है, उनकी पास रेट भी बेहतर है। और इंडिया की इकोनॉमी का जो ढांचा है वो दिमाग को मदद करता है, शारीरिक बल को नहीं। तो अगर आप हमारा GDP देखें, हमारी इकोनॉमी करीबन 2/3 GDP 65% मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज है, वहां पे दिमाग की जरूरत ज्यादा है।
बल्कि ना ही शारीरिक बल की। और जहां तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है भी, वहां पे भी दिमाग और बारीकी का काम है। आईफोन बनाना बारीकी का काम है, ज्वेलरी बनाना बारीकी का काम है, वहां पे भी महिलाओं को बड़ा योगदान रहा है। तो बहुत अहम बातें साफ तौर पर आपको इस बातचीत में सुनने को मिली। चलिए, शो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि धारावी को एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती के रूप में जाना जाता है। धारावी सिर्फ एक झुग्गी बस्ती नहीं, ये उद्यमिता और इनोवेशन का केंद्र है। धारावी पुनर्विकास के कगार पर है। धारावी के इस बदलाव से वहां रहने वाले लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार होंगे, जिससे उन्हें बेहतर बुनियादी ढांचा और वहां के व्यवसायों के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। आइए नजर डालते हैं एक खास रिपोर्ट पे।